Dear students, today's lecture is for class 11th. Subject is accountancy. Today I will tell you about the entities of debit and credit, which entries are to be recorded, which accounts are to be debited, which are to be credited. First of all, you may understand or you know that there are so many transactions in business and it is very hard to get them remember and have a balance which are to be taken from a person. So all transactions are recorded in the books so that we may know how much amount is due from this person and what is to be given to that person. There are so many transactions and we have to understand what type of these transactions are and what heads of accounts are there and which head is debited or credited for a particular transaction. First of all, you have to know that only financial transactions are to be recorded. Financial transactions are those transactions which can be measured in the unit of money. So now what are these transactions which is to be recorded and which is to be debited or credited? Let us know what type of transactions generally take place in a business organization and under which head they fall. Now we will see the heads of accounts. See first assets. किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले फंड की ज़रूरत होती है. फंड से बिल्डिंग और मशीनरी वगैरह फर्नीचर वगैरह खरीदे जाते हैं और ये ही जो चीज़ें बिजनेस को चलाती हैं असेट्स यानी कि संपत्ति कहलाती हैं. अब इसमें समझिए कि ये संपत्ति या असेट्स क्या हैं. जैसे कि कैश है. अकाउंट्स रिसीवेबल वो अकाउंट है जिसमें हमने अपना माल उधार में बेचा है और उन डेटर्स से यानी कि जिनको माल उधार में दिया है वो डेटर्स कहलाते हैं. उन डेटर्स से जो पैसा लेना है वो अकाउंट्स रिसीवेबल कहलाता है. इन्वेंट्री अकाउंट कि हमने क्या क्या कच्चा माल खरीदा और कितना माल बना, कितना माल बेच दिया, ये सब इन्वेंट्री में आता है. प्रीपेड एक्सपेंसेस, कई बार कुछ एक्सपेंसेस बिजनेस में ऐसे होते हैं जो प्रीपेड होते हैं, पहले से कर दिए जाते हैं और आगे उसका फ़ायदा मिलता है. इन्वेस्टमेंट्स हर कंपनी जो अपना पैसा बिजनेस में लगाती है और उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करती है जिससे कि वो अपने आप को सेफ महसूस रख सके. लैंड है, बिल्डिंग है, इसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है. फर्नीचर एंड फिक्सर्स हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर काम करने के लिए ऑफिसों में लगे होते हैं. व्हीकल एंड मोर. सो मैनी हेड्स आर देयर. जनरली assets account will have debit balance and their account balance will be increased with a debit entry. जब डेबिट बैलेंस होता है तो उसमें डेबिट और जोड़ेंगे तो नेचुरली ये बैलेंस इंक्रीज होगा. और जब भी कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो उसको इस हेड के अकाउंट को डेबिट किया जाता है. हैंस से क्रेडिट एंट्री विल डिक्रीज. और इसमें जो क्रेडिट एंट्री होगी उसका मतलब है वो संपत्ति बेची गई या उसमें कोई डेप्रिसिएशन लगाया गया. द असेट्स नॉर्मल डेबिट बैलेंस एंड ओवरऑल द असेट्स नॉर्मल इज डेबिट बैलेंस. असेट्स आर पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन. जैसे कि आपने फर्स्ट पेज में देखा होगा वहाँ एक मेंशन था अकाउंटिंग इक्वेशन. तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम बिकॉज every entry, debit entry has a equal credit. So that is the equation and it remains always balance in balance. And how this is determined? Assets. We are talking about assets कि हमारे पास ये बिजनेस में कितनी संपत्ति है और वो assets जो है वो किसके बराबर होगी? Liabilities, जो हमारी देनदारी है, जो अदर पर्सनस को देनदारी है, प्लस ओनर स्टॉक होल्डर्स इक्विटी.
और जो मालिक है उनके प्रति जो देनदारी है। तो ये दोनों देनदारियां जो हैं उसी से ही हमारी एसेट्स बनती हैं, उतना ही पैसा उस बिजनेस में लगा हुआ है। सम वैल्यूएबल आइटम्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब संपत्ति में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इनटेंजिबल हैं, जो दिखाई नहीं देती, जिसको छू नहीं सकते, जैसे कि रेपुटेशन हो गई कंपनी की, कस्टमर बेस हो गया, और ब्रांड्स जो बहुत फेमस हो जाता है उसकी एक वैल्यू हो जाती है, मैनेजमेंट टीम है, और ऐसे गुडविल है। तो ये सब वैल्यू तो रखते हैं, लेकिन इनको हम मेजर्स या ये देख नहीं सकते, मेजर्स नहीं कर सकते। तो ऐसी भी हमारी संपत्ति होती हैं जो इंटेंजिबल असेट्स कहलाती हैं। चलिए आगे चलते हैं और हेड में देनदारियाँ, लायबिलिटीज़। कंपनी ने दूसरों को देने हैं, जैसे कि अभी बताया, इक्वेशन में बताया था, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़। और लायबिलिटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक तो जो हमें थर्ड पर्सन दूसरे लोगों को देनी है, और एक वो जो मालिकों को देनी है या जो पैसा मालिकों का लगा हुआ है। सो लायबिलिटीज़ इन अकाउंटिंग इज ए कंपनीज फाइनेंशियल ओब्लिगेशन। कंपनी की फाइनेंशियल ओब्लिगेशन है लायबिलिटीज़, यानी कि जो दूसरों को हमने पे करना है, जो देना है। लाइक द मनी ए बिजनेस ओज इट्स सप्लायर। हमने माल उधार लिया, जो हमारे सप्लायर हैं, तो वो हमारी देनदारी है, कंपनी की देनदारी है, तो ये लायबिलिटी कहलाती है। वेजेस पेबल, जो कि वर्कर हमने रखे हैं, उनको कोई वेजेस हमने पे नहीं किया, वो पेबल हैं। एंड जो लोन हमने बैंकों से लिया है वो हमने देना है। तो ये सब लायबिलिटीज़ हैं। और सबसे लास्ट में ये भी होता है कि ओनर, जो ओनर का पैसा लगा हुआ है वो भी देना होता है, बिकॉज द एंटिटी और कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। अगर वो सेपरेशन नहीं रखेगा तो और रोज़ घर के खर्चे वहाँ से निकालता रहेगा, वहाँ से पैसे लेता रहेगा, तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली नहीं चल सकता, और ना ही अकाउंटिंग वगैरह सही चल सकती है। तो लायबिलिटी अकाउंट्स विल likely have credit balance generally, or most probably these have credit balance. Some examples of liability accounts include accounts payable। accounts payable जो हमने ऐसे अकाउंट जिसमें हमने पैसा पे करना है, जैसे कि हमने रिसीवेबल लिखा था, ऐसे ही पेबल है, यानी कि सप्लायर या क्रेडिटर जिनसे हमने माल उधार लिया है, ये अकाउंट्स पेबल कहलाते हैं। लोन्स पेबल, यानी कि जो बैंक से लोन वगैरह लिया है, किसी थर्ड पर्सन से लोन लिया है, तो ये हमने देना है। इंटरेस्ट पेबल, कोई लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट तो लगना ही है, वो भी पेबल है। वेजेस पेबल, इनकम टैक्स पेबल, हम बिजनेस कंसर्न है, हमारे पास इनकम टैक्स भी हमने अपनी इनकम पर देना है और वो पे नहीं किया तो वो भी पेबल है। एक्रूड एक्सपेंसेस पेबल, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो अक्रू हो गए हैं, जैसे बिजली का बिल है, वो आ गया कि 3 महीने का 4 महीने का बिल है, लेकिन उसको देने के अभी 1 महीने बाद देना है, तो एक्रूड एक्सपेंसेस पेबल। डेफर्ड रेवेन्यू एंड अदर्स, तो इस तरीके की कुछ हमारी लायबिलिटीज़ यानी कि कंपनी की लायबिलिटीज़ होती हैं। तो और जो मैंने बताया कि असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल। जनरली लायबिलिटी अकाउंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव क्रेडिट बैलेंस, जो कि मैंने बताया, एंड देयर अकाउंट्स बैलेंस विल बी इंक्रीज विद क्रेडिट एंट्री। और जैसी क्रेडिट एंट्री होगी, यानी कि जब क्रेडिट बैलेंस है और उसमें क्रेडिट एंट्री होगी, तो नेचुरली इसका बैलेंस और इंक्रीज होगा और हमारी देनदारी और बढ़ेगी। टू डिक्रीज द लायबिलिटी अकाउंट्स बैलेंस ए डेबिट एंट्री इज नीडेड। और अगर इस अकाउंट को कम करना है, इन देनदारियों को कम करना है, तो एक डेबिट एंट्री हमें चाहिए होगी, और वो डेबिट एंट्री का मतलब है उस देनदारी को पे करना। चलिए आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, और शायद मैंने पहले बताया नहीं आपको, इसमें पहले भी जो हमने बताया है, ये असेट्स अकाउंट जो हैं ये रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। असेट्स एंड लायबिलिटी ये रियल अकाउंट्स में आते हैं, और जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट्स विल हैव डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। और इस टाइप के एग्जांपल कुछ आप देख रहे होंगे। सैलरी का एक्सपेंसेस, भाई जो भी हमने सैलरी पे की है उसमें ये एक्सपेंसेस में आ गए। रेंट एक्सपेंसेस, कोई बिल्डिंग किराए पर ले रखी है उसका रेंट दिया है। यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस, बिजली का बिल है, कोई गाड़ी रखी हुई है उसके एक्सपेंसेस हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं।
तो ये सब मेरे ख्याल से आप एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को समझ पा रहे होंगे। कोई बिजनेस कंसर्न है, उसके अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइज करती हैं, तो उसमें जो खर्चे आते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, जो हमारी मशीनरी है, जो हमारी बिल्डिंग है, वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि हमने लोन ले रखा है और हमने इंटरेस्ट उस पर पे करना है, ये एक्सपेंसेस हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनकम टैक्स एक्सपेंस, जैसा कि आपने लाइबिलिटीज़ में देखा है, तो वो लाइबिलिटीज़ के जो में कुछ हेड ऐसे हैं जो हमारे ड्यू हैं और वो एक्सपेंसेस में भी हैं। द जर्नल लेजर अकाउंट्स फॉर एक्सपेंसेस विल हैव डेबिट बैलेंस। जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उस हेड को, उस अकाउंट के हेड के अकाउंट को डेबिट किया जाता है, एंड विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी डेबिटेड। Expenses have debit balance because they will decrease the normal credit balance of stakeholders owner equity। जिस मालिक का पैसा लगा हुआ है, मान लो 1 लाख रुपया लगा है और उसमें से एक्सपेंसेस हो गए 10,000, तो मालिक का पैसा तो 90,000 रह गया। तो यही यहाँ बताया, बिकॉज दे विल डिक्रीज द नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स ओनर्स इक्विटी। इक्विटी जो है हमारी देनदारी है और वो क्रेडिट बैलेंस में होती है, और ये खर्चे जो हैं डेबिट बैलेंस में होते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी स्टेक होल्डर, जितने ये खर्चे बढ़ेंगे उसके उतना ही पैसा इस ओनर का कम होता जाएगा। दीज आर टेम्प्रेरी अकाउंट्स। अब इसमें ये भी ध्यान रखिए टेम्प्रेरी अकाउंट क्यों कहलाए जा रहे हैं, ये मैं समझाता हूँ अभी। एंड देयर बैलेंसेज आर ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज दीज आर नॉमिनल अकाउंट। दीज आर नॉमिनल अकाउंट्स रिलेट्स टू बिजनेस प्रॉफिट और लॉस, और ये हमारे असेट्स या लायबिलिटीज़ नहीं हैं, बल्कि ये खर्चे कर दिए गए हैं, और बैंक के फाइनल अकाउंट बनाते हुए इनको अपने नफ़ा नुकसान जानने के लिए इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तभी हमें अपना प्रॉफिट या लॉस पता लगता है। सो दीज अकाउंट्स आर टेम्परेरी अकाउंट्स एंड द बैलेंस इज मेड nil at the time of making final accounts, and these balance are not transferred to the next financial year and affects the profit of the company. Their balance does not reflect in balance sheet, क्योंकि ये पहले ही बंद हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद इनका अकाउंट नील हो गया, तो ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होते, एज देयर बैलेंसेज आर मेड नील आफ्टर ट्रांसफरिंग द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए आगे, रिवेन्यू एंड इनकम। रिवेन्यू एंड इनकम, ये रिवेन्यू क्या है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये रिवेन्यू एक प्रकार से जैसे कहते हैं कि भाई इसका इतने रिवेन्यू जनरेट किया। अब रिवेन्यू से मतलब क्या है, रिवेन्यू से मतलब है ओवरऑल, तो मतलब मोटा मतलब तो ये है कि जितने का हमने बिजनेस किया, यानी जितने का हमने सामान बेचा, जितना पैसा हमारे पास उस सामान को बेचने से आया, वो रिवेन्यू है। और इनकम उसी का एक पार्ट इनकम है, इसी को इनकम भी कह देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल इनकम वर्ड है वो नेट इनकम होती है। उस नेट इनकम का मतलब है जितने हमारे पास पैसा आया माल बेचने से, उसमें से सारे खर्चे निकाल दिए जाते हैं, तो जो हमारे पास बचा और टैक्स पे करने के बाद जो बचा वो हमारी नेट इनकम कहलाती है। तो आप लीजिए, आप थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा देख लें। रिवेन्यू इज इनकम ए कंपनी जनरेट्स बिफोर एनी एक्सपेंसेस आर टेकन आउट, कि रिवेन्यू का मतलब है उसमें से कोई खर्चे नहीं निकाले गए हैं। रिवेन्यू एक कंसोलिडेट बैलेंस है। देयरफॉर व्हेन ए कंपनी हैज टॉप लाइन ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ, ये रिवेन्यू, ये जो सेल्स है ये सबसे ऊपर दिखाई जाती है। द कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग एन इंक्रीज इन ग्रोथ सेल्स और रेवेन्यू, टॉप लाइन कहलाती है। इसी के ग्रोथ से, इसके डिक्रीज से या इंक्रीज से कंपनी की प्रॉफिट और लॉस अफेक्टेड होते हैं। कि एक मोटा टर्म है कि रिवेन्यू कितना है, किसी भी कंपनी का रिवेन्यू कितना है, यानी कि फंड कितना आ रहा है, कैसे भी जो भी हम सर्विस कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन है, जो भी माल बेच रहे हैं या सर्विसेज बेच रहे हैं। बोथ रिवेन्यू एंड नेट इनकम आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, बट दे आर नॉट इंटरचेंजेबल।
Revenue only indicate how effective a company is at generating sales and revenue and does not take into consideration operating efficiency which could have a dramatic impact on the bottom line. अब माल तो बेच दिया, अब रेवेन्यू भी बहुत आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल हेल्थ जो कंपनी की अच्छी है या प्रॉफिट कंपनी अच्छा कमा रही है. इट विल डिपेंड ऑन इट्स कंट्रोल और इट्स एक्सपेंसेस. द अकाउंट्स फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर टेम्परेरी अकाउंट्स. जैसा कि अभी पीछे हमने देखा है एक्सपेंसेस अकाउंट को देखा था, उसमें एट द एंड ऑफ ईच ईयर द इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स, revenues, expenses, gain, losses are closed to a stockholders owner's equity account. As a result, these accounts will begin each accounting year with zero balance. जैसा कि पहले भी बताया, ये एक्सपेंसेस वगैरह के जितने भी हमारे खर्चे हैं ये हम रेवेन्यू से घटा के नेट इनकम निकालते हैं और ये अकाउंट का बैलेंस जो है नील हो जाता है, उनको आगे अगले साल में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता. दिस इज द रीजन दैट द इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स आर नोन एज टेम्परेरी अकाउंट्स. सो दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी अकाउंट्स. द बैलेंस शीट अकाउंट्स आर नोन एज परमानेंट अकाउंट. और जो जिन हेड्स या जिन अकाउंट्स के बैलेंस हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं वो परमानेंट अकाउंट का लेते हैं और उनका बैलेंस कभी भी नील नहीं होता. सिंस देयर बैलेंसेज आर नॉट क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड दीज अकाउंट्स आर पर्सनल एंड असेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट. तो ये दो तरीके के अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट और असेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट, जो जिनके बैलेंस नील नहीं होते और फर्दर ट्रांसफ़र नेक्स्ट ईयर में किए जाते हैं इस साल का प्रॉफिट या लॉस निकालने के बाद. Instead, these account balances are carried forward to the next financial year. Go further. Now, come to the point. What is debit and credit? इसकी हम डेबिट और क्रेडिट जाने उससे पहले हमें अकाउंट्स के बारे में, किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं, कैसे कौन से हेड होते हैं, ये जानना ज़रूरी था. टू डिस्क्राइब एन अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट. ये अकाउंट का जो फॉर्मेट है ये आपको आगे नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा. उसके लेफ़्ट साइड में जो अमाउंट दिखाया जाता है वो हमारा डेबिट साइड कहलाता है. वी से दैट द अमाउंट वाज डेबिटेड टू दैट अकाउंट. उस अकाउंट को इतना अमाउंट डेबिट किया गया. और दैट द अमाउंट वाज डेबिट और डेबिट एंट्री इन द अकाउंट. तो डेबिट एंट्री क्या हुई, समझ रहे हैं? जो अकाउंट के जो फॉर्मेट है, जो हमारा अकाउंट का फॉर्मेट है, उसमें लेफ़्ट साइड में दो उसमें कॉलम होते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड. तो जो लेफ़्ट साइड में एंट्री है वो डेबिट एंट्री कहलाती है. एन अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज सेड टू बी क्रेडिट एंट्री. और जो राइट साइड में आती है वो क्रेडिट एंट्री कहलाती है. ए क्रेडिट और डेट अकाउंट वाज क्रेडिट, कि ये क्रेडिट एंट्री है या क्रेडिट है और द अकाउंट वाज क्रेडिट, इस तरीके से कहा और बोला जाता है. Journal and accounts. Now the base of accounting or accountancy is journal and accounts. अभी हमने हेड्स के बारे में चर्चा की, किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं, जैसे असेट्स है, लायबिलिटीज़ है और एक्सपेंसेस अकाउंट्स हैं. तो इन सब से रिलेटेड जो हमारी एंट्रीज होती हैं उनको हम अकाउंट्स बुक्स में एंटर करते हैं. उस एंट्री को कहाँ और कैसे करते हैं, वही जो बुक्स हैं उनको जर्नल और अकाउंट्स कहलाते हैं. जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें जैसे ही एंट्री होती है, जो भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, उसको इमीडिएटली जर्नल में नोट कर दिया जाता है जिससे कि कोई भूल ना हो. यू मे हर्ड दैट द अकाउंट इज डेबिटेड और दैट अकाउंट इज क्रेडिटेड. जनरली आप सुनते होंगे बिजनेस फॉर्म में या बिजनेस मैन से बात करते हुए कि ये अकाउंट डेबिट कर दिया, ये अकाउंट क्रेडिट हो गया. व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज़ एन अकाउंट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जर्नल? जर्नल और अकाउंट्स में क्या फ़र्क है, आइए समझते हैं. जर्नल इन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ए जर्नल इज ए रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. प्लीज़ नोट, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर बाय डेट. डेट के हिसाब से में इसमें एंट्री करते हैं और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है. ट्रेडिशनली ए जर्नल हैज़ बीन डिफाइंड
एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसा कि अभी मैंने बताया, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होती है उसकी तुरंत एंट्री जर्नल में कर ली जाती है और इसलिए ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। द डेफिनेशन वाज मोर अप्रोप्रिएट when transactions were written in a journal prior to manually posting them to the accounts in the journal ledger और subsidiary ledger। ये इस जर्नल में एंट्री करने के लिए, यानी कि कच्चा चिट्ठा है, कच्ची एंट्री है। हालांकि ये कच्ची एंट्री जो एक आम भाषा में उस टाइप का नहीं है, ये बल्कि प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर रिकॉग्नाइज फॉर्मेट है और सिस्टम है अकाउंटिंग का। लेकिन याददाश्त के हिसाब से इसको यही कहा जाता है कि ये कच्चा चिट्ठा है या कच्ची एंट्री है, क्योंकि इन इससे कोई मतलब नहीं निकलता, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है जब तक कि इन एंट्रीज को जो जर्नल में एंट्री की गई हैं उनको अकाउंट्स में पोस्ट ना किया जाए। जब तक किसी आदमी का पूरा लेखा एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ कि उससे कितना पैसा लिया, कितना माल बेचा, कितना पैसा आया, जब तक ये एक जगह इकट्ठा नहीं होगा तब तक उसका कोई मीनिंग हम नहीं निकाल सकते। तो जर्नल से यह पर्पज़ पूरा नहीं होता। जर्नल इस पर्पज़ को पूरा करता है कि हमने किसको कितना माल दिया, किससे कितना पैसा आया, तुरंत एंट्री कर ली जिससे कि भूल चूक ना हो। बाद में इन जर्नल एंट्रीज को जर्नल लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है। एक जगह इकट्ठा एक आदमी से रिलेटेड एक टाइप की एंट्री को इकट्ठा एक अकाउंट में किया जाता है। तो इसलिए अब देखें अकाउंट क्या है। एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड इन विच द अमाउंट्स फ्रॉम ए कंपनीज ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड। जर्नल से यहाँ पोस्टिंग की जाती है और रिकॉर्ड किया जाता है इन ऑर्डर टू शॉर्ट एंड स्टोर सिमिलर अमाउंट्स। इन ऑर्डर टू शॉर्ट एंड स्टोर सिमिलर अमाउंट्स। द फॉलोइंग आर टिपिकल अकाउंट्स। टाइटल्स, अकाउंट्स के टाइटल्स, किस किस नाम के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, अकाउंट्स पेबल हो गया, जैसे कि आपने ऊपर लायबिलिटीज और एसेट्स में देखा होगा, लोन्स पेबल है, सेल्स है। तो बार बार यही टर्म आप देखेंगे और जब तक ये आपको क्लियर नहीं होता है ये आपको बड़ा भारी लगेगा, और जब ये क्लियर हो जाएगा, जब आप इसको समझ पाएंगे या आप प्रैक्टिस करते करते इसके लिए आप पारंगत हो जाएंगे, तब आपको ये बहुत ईजी लगेगा। तो इसी तरीके के और हंड्रेड्स मोर, पता नहीं कितने टाइप के अकाउंट्स हैं। When we use the term accounts, we are referring to a journal ledger account। जब हम टर्म अकाउंट यूज करते हैं कि अकाउंट डेबिट हुआ, इट मीन्स कि जर्नल लेजर है। जर्नल नहीं, जनरल लेजर। इन द पास्ट द जर्नल लेजर वाज ए लेजर बुक विद पेपर पेजेस। ये जर्नल लेजर क्या होता है, एक बही खाता जो बाउंड किया होता था और उसमें पेजेस इधर से उधर होते थे, प्रिंटेड होता था, तो वो लेजर बुक कहलाती थी। बट टुडे इट इज़ लाइकली टू बी ए कंप्यूटर फाइल और डेटाबेस। लेकिन आजकल के ज़माने में वो जो लेजर होते थे, जो जिनमें पन्ने होते थे, कागज़ लगा होता था, कागज़ से बने होते थे, वो सब अब बीते टाइम की बात हो गई है। आजकल ये अकाउंट्स जो हैं डिजिटली यानी कि कंप्यूटर में बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अब बिफोर वी प्रोवाइड यू हाउ द ट्रांजेक्शन आर डेबिटेड और क्रेडिटेड, कि ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट कैसे और क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस साइड में किया जाता है, लर्न फर्दर एंड अंडरस्टैंड द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं इस बातों को। पहले तो हमने हेड्स देखे हैं और उसमें किस किस टाइप के अकाउंट्स आते हैं ये भी बता दिया, और कौन किन का डेबिट बैलेंस होता है, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है ये भी बताया है। लेकिन इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। To understand these rules, we have to understand the type of transaction and decide which accounts are affected। कि किस टाइप की ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है और उसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ये हमें एनालाइज करना होगा बिफोर रिकॉर्डिंग और बिफोर मेकिंग एन डेबिट और क्रेडिट एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप ऑफ अकाउंट्स। किस टाइप्स के अकाउंट होते हैं वो अब एक एक करके बताएंगे, जिससे कि आपको इसमें डेबिट और क्रेडिट करना समझने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट मे बी एन एसेट्स और लायबिलिटी, मे बी एन एसेट्स और लायबिलिटी। एग्जांपल्स आर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये पर्सनल अकाउंट हैं जिनको हम माल उधार बेचते हैं या जिनसे माल उधार लेते हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट है। राम है, श्याम हैं, सेल्स अकाउंट वगैरह हैं, ये इसमें आते हैं। जब सेल इससे रिलेटेड हो गया, पर्सनल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं जब सेल हुआ और सेल को क्रेडिट कर दिया।
तो ये सब चीज़ें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? तो पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन अकाउंट्स, राम श्याम जैसे जो ह्यूमन बींग हैं, ये नेचुरल पर्सन है और इनके अकाउंट्स को नेचुरल पर्सन अकाउंट्स कहते हैं। जिस therefore वी इंक्लूड अकाउंट्स बिलोंगिंग टू देम अंडर द हेड। फॉर इंस्टेंस डेटर्स, जैसा कि अभी समझाया, डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं? जिनको हमने माल उधार बेचा है, तो वो एक पर्सन है और नेचुरल पर्सन है। क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने माल लिया है, जैसे कि राम और श्याम हैं। कैपिटल अकाउंट से, ड्राइंग अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट कौन से होते हैं? कैपिटल अकाउंट वो है जो जो पैसा मालिक ने लगाया है। ड्राइंग से जो उसमें से पैसा निकालता है मालिक, वो ड्राइंग अकाउंट है। तो ये सब पर्सनल नेचर के अकाउंट हैं। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, अब हमने किया नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, जैसे कि कंपनी, मोटा एक एग्जांपल है कंपनी, सोसाइटी और हॉस्पिटल अकाउंट हो, कॉरपोरेशन अकाउंट, ये सब नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन ये पर्सन कहलाते हैं क्योंकि इनकी एक लीगल एंटिटी होती है। पढ़िए, देखिए यहाँ दे हैव ए सेपरेट आइडेंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ के द्वारा ये बनते हैं और इनकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, और ये भी एक, ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। और ये कैपेबल होते हैं टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। जैसे कि नेचुरल पर्सन काम करते हैं, वो उसी तरीके के काम करने के लिए लीगली एलिजिबल होते हैं। दीज इंक्लूड्स HUF, पार्टनरशिप फर्म्स, इंश्योरेंस कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एट्सेट्रा। इस टाइप के अकाउंट जो हैं आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स कहलाते हैं, लेकिन इनसे भी हम डील करते हैं, इनको माल बेचते हैं, खरीदते हैं, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। नेक्स्ट आ गया रियल, जो अभी हमने शुरू में बताया था, असेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो असेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस फर्म है, जो कंपनी है, उसके असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के जितने भी अकाउंट्स हैं वो रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। ये हमें क्यों समझना पड़ रहा है रियल अकाउंट्स? क्योंकि हम इसके रूल बनाएंगे कि किसको कब डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, इसलिए इन अकाउंट्स टाइप को, हेड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। वी डू नॉट क्लोज दीज अकाउंट्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? एक साल का पीरियड, जिस पीरियड का हिसाब किताब एक कंपनी रखती है। और भारत में ये अकाउंट जनरली 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च तक के अकाउंटिंग ईयर कहलाता है। और इनकम टैक्स में यही अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। और इनके बैलेंस जो है बैलेंस शीट में अपीयर होते हैं। ये बैलेंस शीट वगैरह क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे और समझेंगे। दस वी कैरी फॉरवर्ड द बैलेंसेज ऑफ दीज अकाउंट्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। इनके बैलेंस नील नहीं होते, इनके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होते हैं और नेक्स्ट ईयर के अकाउंटिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। देयरफॉर वी कैन आल्सो से दैट दीज आर परमानेंट अकाउंट्स। ये परमानेंट अकाउंट्स कहलाते हैं, इनके अकाउंट नील नहीं होते। वी कैन फर्दर क्लासीफाई दीज अकाउंट, इन अकाउंट्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। किस तरीके से? टेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल रियल अकाउंट्स यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के वो अकाउंट जो टेंजिबल हैं, यानी कि जिनको हम देख छू सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एसेट्स, प्रॉपर्टीज और पोजीशन दैट कैन बी टच्ड, सीन एंड मीजर। फॉर एग्जांपल प्लांट अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट, कैश अकाउंट, इन सब अकाउंट्स को हम देख और छू सकते हैं और मीजर कर सकते हैं। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट का दूसरा टाइप है इनटेंजिबल। इट कंसिस्ट ऑफ एसेट्स और पोजीशन दैट कैन नॉट बी टच्ड, दिखाई नहीं देते, छू नहीं सकते, एंड इनको मीजर नहीं किया जाता, बट पजेस है मॉनेटरी वैल्यू, लेकिन इनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। एंड दस कैन बी परचेज एंड सोल्ड आल्सो। फॉर एग्जांपल गुडविल, कंपनी की एक साख है, जब कंपनी बिकती है तो उसकी जितनी एसेट्स और लायबिलिटी से नेट उसकी जो वर्थ होती है, उसके अलावा गुडविल के पैसे भी, गुडविल का अमाउंट भी उसके बेचने में मिलता है। पेटेंट हैं, कॉपीराइट्स हैं, ये बहुत वैल्यूबल आइटम्स होती हैं, लेकिन इनको हम मेजर नहीं कर सकते, इनको छू और देख नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स, अब तीसरे टाइप के अकाउंट में चलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल accounts are accounts relating to expenses, losses, income and
गेंस, जिससे प्रॉफिट और लॉस बढ़ता घटता है, ये नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। दीज आर टेम्परेरी अकाउंट्स, कोई भी खर्चे हैं वो टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाते समय, इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय इनका अकाउंट बैलेंस नील कर दिया जाता है, इसलिए टेम्परेरी अकाउंट कहलाते हैं। एंड दस वी नीड टू ट्रांसफ़र देयर बैलेंस टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं। इसमें जैसे कि आप देखें ये तीन होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन जो हैं ये फाइनल अकाउंट्स का एक हिस्सा होते हैं, जो कि हर साल बनाए जाते हैं, जिससे कि कंपनी की स्ट्रेंथ और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हम जान सके। अकाउंटिंग ईयर के एंड में ये बनते हैं। देयर फॉर दीज अकाउंट्स हैव नो बैलेंस टू बी कैरिड फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर एज दे आर क्लोज्ड। तो ये नॉमिनल अकाउंट के जो बैलेंस हैं वो नील कर दिए जाते हैं। आगे चलते हैं, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अभी तक हमने जितना डिस्कस किया उसका एक कांचा सा बना दिया, एक ग्राफ बनाया है। प्रैक्टिकली एवरी वन हैज़ ट्रबल विद द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बड़ी समस्या लगती है डेबिट एंड क्रेडिट, क्या, किसको डेबिट, कैसे और क्यों। द रूल्स आर नॉट वेरी इंट्यूटिव। लर्निंग द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इज ए राइट ऑफ पैसेज फॉर बुक कीपर्स एंड अकाउंटेंट। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जिससे कि आदमी अकाउंटेंट या बुक कीपर सीखता है। द ओनली वे टू रियली अंडरस्टैंड द रूल्स इज़ टू मेक अकाउंटिंग एंट्रीज। और इसको सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है अकाउंटिंग एंट्रीज को करते जाइए, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार करिए। आफ्टर ए वाइल, और करते करते आप इतने पारंगत हो जाएंगे। यूजिंग द रूल्स बिकम लाइक टाइंग योर शूज। जैसे आप जूते के फीते बांध रहे हैं, इतना आसान हो जाएगा। यू डू इट विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। सोचना नहीं पड़ता, खटाक से एकदम दिमाग में आता है ये अकाउंट डेबिट कर दो। सी द डायग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस डायग्राम को समझने, देखें और समझने की कोशिश करें। पर्सनल अकाउंट, अब अकाउंटिंग का डेबिट और क्रेडिट का प्रोसीजर या रूल क्या है, इसको समझने का समय आ गया है। अगर ये पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, राम को पैसा दिया तो उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको पैसा दिया उसके अकाउंट को डेबिट कर दो, जहाँ से पैसा गया जिसने दिया उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट जो कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कोई हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो हमारे हम आ रही है, उसके अकाउंट को डेबिट कर दो, उसका बैलेंस बढ़ा दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कोई चीज़ बेची है, वो रियल अकाउंट से रिलेटेड, ना कि बिजनेस से रिलेटेड। जो इसकी एसेट्स हैं उसमें से कुछ बेचा है तो ये क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो दो टाइप के अकाउंट हमने समझा दिए। तीसरे टाइप का है नॉमिनल अकाउंट, जो कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं। तो डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, कोई भी लॉस होता है या एक्सपेंसेस होते हैं उस अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्रेडिट इनकम और गेंस, कोई भी इनकम हमारी आती है, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आता है तो उसको उसको क्रेडिट करते हैं, जो भी इनकम और गेन होता है। तो आगे चलते हैं। सो नाउ बी इट क्लियर एंड रिमेंबर द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इतना कुछ डिस्कशन हमने कर लिया, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसको मेमोराइज कर लीजिए बड़ी अच्छी तरीके से। पर्सनल अकाउंट अगर है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट है जो कि एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो only this page will be sufficient to learn the accountancy. If you understand these very practically, it will be very easy to learn the accountancy, to post the debit and credit entry and transfer it to accounts. So this page is the base of your accounting. Now go for some practice. Now let's know what type of transaction take place in a business organization. जनरली किस टाइप की ट्रांजेक्शन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। उसमें से कुछ हमने यहाँ दी हैं और उनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। डेबिट और क्रेडिट,
और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। वी विल एनालाइज दीज ट्रांजेक्शन एंड स्टेट द टाइप ऑफ अकाउंट्स दैट नीड टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। परवेज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख। परवेज नाम के इंसान ने एक बिजनेस शुरू किया और 1 लाख रुपया उसमें बिजनेस में इन्वेस्ट किया, यानी कि बिजनेस में 1 लाख रुपया ला के दे दिया। परचेज मशीनरी फॉर कैश। उस 1 लाख में से 12,000 की मशीनरी खरीदी गई। परचेज गुड्स फ्रॉम राम। राम से उधार में 40,000 का माल खरीदा गया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000। पेड वेजेज टू कल्याण 15,000। पेड टू रहीम 25,000। Wages to be paid to Ramesh is outstanding. Outstanding wages is 15,000. Interest earned but not received 20,000. Deposited rupees 25,000 into bank. Parvez, the owner, withdrew cash for personal use 10,000. ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो जनरली एक बिजनेस में होती रहती हैं। आप इनको समझने की और एंट्री करने की कोशिश करते हैं। नाउ यू मे हैव गेन्ड सफिशिएंट नॉलेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आई सपोज एंड थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस। सो हियर वी प्रोवाइड द आंसर फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन, इजी टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। जो पैसा उसने मालिक ने बिजनेस शुरू करने में लगाया, तो उससे 2 अकाउंट, यहाँ देखिए आप, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन को एनालाइज किया हमने। ट्रांजेक्शन्स अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन हुई, नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या हैं, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट जो है रियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है, रीजन फॉर इफेक्ट ऑन अकाउंट्स, इन अकाउंट्स ये अफेक्टेड क्यों हुए, इसका रीज़न है। कैश इज़ कमिंग इन, जब मालिक ने 1 लाख रुपया लगाया तो कैश इज़ कमिंग इन एंड परवेश इज़ गिवर। ये पर्सनल अकाउंट, परवेश इज़ गिवर। सो कैश अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड परवेश यानी कैपिटल अकाउंट, परवेश कैपिटल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। नेक्स्ट इज मशीनरी परचेज्ड। मशीनरी खरीदी गई, इट इज़ ए रियल अकाउंट, मशीनरी इज ए रियल अकाउंट, कैश इज also a real account. So machinery is coming in and cash is going out. So machinery is debited and cash is credited. जैसा कि रूल मैंने आपको ऊपर समझाया है, अगर उसको समझ लेंगे, उसको याद कर लेंगे और फिर यहाँ से उसको प्रैक्टिस में बदलेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। राम से सामान खरीदा, ये रियल अकाउंट है। राम का अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है। ये 2 अकाउंट अफेक्टेड हुए और रूल क्या है, जो रियल अकाउंट है, गुड्स आर कमिंग इन, तो रूल है डेबिट विच कम्स इन, तो गुड्स आर कमिंग इन, तो इस खाते को डेबिट किया गया। राम का एक पर्सनल अकाउंट है, राम से माल लिया गया, तो राम इज़ द गिवर। क्रेडिट विच गिव्स, डेबिट विच रिसीव्स, तो इसके अकाउंट को क्रेडिट किया गया। तो समझते रहिए, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही हैं उस ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। जो नेचर ऑफ अकाउंट्स है उनको समझने की कोशिश कीजिए। फिर उनके अकाउंट्स कौन से हैं, ये तो हेड्स हो गए, नेचर ऑफ अकाउंट्स हो गए, और ये अकाउंट्स हो गए, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कौन कौन से हेड अफेक्टेड हो रहे हैं और कौन से अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं और उन पर कौन सा रूल लागू हो रहा है, और उसी हिसाब से डेबिट या क्रेडिट करते रहिए। अब हमने कैश में सेल किया, माल बेचा। कैश इज ए लायबिलिटी एंड एसेट्स अकाउंट, यानी कि रियल अकाउंट है, सेल्स भी रियल अकाउंट है, तो कैश इज कमिंग इन, इसलिए इसको डेबिट किया। गुड्स आर गोइंग आउट, तो इसलिए इसको क्रेडिट किया। वेजेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ये एक खर्चा है, उसको वेजेज आर एन एक्सपेंसेस, सो इट इज़ डेबिटेड। जब खर्चा होते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है। और कैश इज़ गोइंग आउट, ये रियल अकाउंट है, इसलिए इसको क्रेडिट किया। रहीम एक पर्सनल अकाउंट है, उसको कैश दिया, तो डेबिट विच रिसीव्स,
डेबिट विच रिसीव, पर्सनल अकाउंट में डेबिट विच रिसीव, रहीम को पैसा दिया है, रहीम रिसीव करने वाला है, इसलिए उसको डेबिट किया। एंड कैश इज गोइंग आउट, ये रियल अकाउंट है, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, जो निकलता है गोइंग आउट है उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट को, रियल अकाउंट है, कैश इज गोइंग आउट, सो इसको क्रेडिट किया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, वेजेज अकाउंट जो कि आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेज एक हमारा खर्चा है, तो इसलिए जो खर्चे होते हैं उसको डेबिट किया जाता है। वेजेज इज नॉमिनल अकाउंट एंड वेजेज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस जो बढ़ता है वो उसको डेबिट किया जाता है। और वेजेज आउटस्टैंडिंग ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट की। सो क्योंकि क्या है, रमेश को ये हमने वेजेज देनी है, वेजेज इज पेबल टू रमेश एंड दस ही इज़ अवर क्रेडिटर, ये हमारा क्रेडिटर बन गया, हम इसके देनदार हो गए, ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए इसको क्रेडिट किया। असेट्स का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट होता है। तो रमेश हमारा क्रेडिटर हो गया, ये हमारी लायबिलिटी है, इसके अकाउंट को जो कि हम वेजेज आउटस्टैंडिंग अकाउंट में ट्रीट करेंगे उसको क्रेडिट किया गया। नेक्स्ट अकाउंट इज, it is not for brokerage, it is for something else. इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अकाउंट टाइप्स लगभग सेम है। इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ हमने ब्रोकरेज का लिया है, एक्रूड, वहाँ पर इंटरेस्ट है, तो यहाँ थोड़ा सा गलत हमने दे दिया इसमें। तो इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये रिसीवेबल है फ्रॉम द क्लाइंट। सो यहाँ ये ब्रोकरेज के बारे में है, वहाँ इंटरेस्ट के बारे में है। तो सो द क्लाइंट इज़ अवर डेटर, जिससे कि हमने ये लेना है। अगर बैंक से हमने इंटरेस्ट लेना है तो वो हमारा डेटर होगा। अगर जो अकाउंट पीछे हमने देखा कि वो इंटरेस्ट के बारे में एंट्री है, ना कि ब्रोकरेज के बारे में। अगर वो इंटरेस्ट बैंक ने हमें देना है तो बैंक हमारा डेटर हो जाएगा, और यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक में पैसा जमा कराया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया, ये रियल अकाउंट हो गया। बैंक क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसा कि पीछे हमने समझाया, एक कंपनी है और उससे लेन देन उसी तरीके से जैसे आदमी से, ह्यूमन बीइंग से करते हैं, वैसा होता है। अगर उसको कोई पैसा दिया है तो ये पर्सनल अकाउंट है। बैंक इज रिसीविंग द अमाउंट, और बैंक रिसीव करने वाला है, सो इसलिए इसको डेबिट किया गया। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, और जब ये पैसा जा रहा है तो इसको कैश इज गोइंग आउट, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया। लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी है वो है कि प्रवेश ने, जो कि मालिक है, उसने अपने खर्चे के लिए कंपनी से 10,000 रुपये ले लिए या निकाल लिए। तो ये जो पैसा निकाला जाता है ये एक प्रकार से प्रवेश ने लिया। प्रवेश एक पर्सनल अकाउंट है, लेकिन उसका पर्सनल ना कह के उसका प्रवेश ड्राइंग अकाउंट कहलाता है, जो सिर्फ वो प्रवेश का अकाउंट नहीं कहलाता, उसको ड्राइंग अकाउंट साथ में जोड़ा जाता है, और ये पर्सनल अकाउंट है। जब ये रिसीव कर रहा है, प्रवेश ने पैसा लिया है, तो इस ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया गया, और कैश अकाउंट जो कि एक रियल अकाउंट है, कैश इज गोइंग आउट, तो इसको क्रेडिट किया। तो दोस्तों ये डेबिट और क्रेडिट के मेरे ख्याल से बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप अगर कोई डाउट है तो मुझसे मेरे मोबाइल नंबर, जो कि व्हाट्सएप का नंबर है 9717007044, रिपीट कर रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9717007044, इस पर आप बात कर सकते हैं, और इसका रेफरेंस दीजिएगा कि डेबिट और क्रेडिट की हमने आपका वीडियो देखा, उसके बारे में मेरा ये कंसर्न है, मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, उसका रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा। अब जो मैंने अभी दिखाया कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या हैं, उससे रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये इसका रूल है।
और इसके कुछ एग्जांपल हैं। 5,000 रुपये राम को पे किए, या शाम से एक चेक रिसीव हुआ, गुड्स परचेज की रहीम से, और कृष्णा को गुड्स सोल्ड की। ये एक पर्सनल अकाउंट्स के कुछ एग्जांपल हैं। इसमें ये है कि कुछ दूसरे अकाउंट भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो हमने डेबिट और क्रेडिट का पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड बताया, उसमें एक अकाउंट ज़रूर पर्सनल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट जो है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये असेट्स और लायबिलिटीज़ के अकाउंट होते हैं। जैसे कि मशीनरी अकाउंट हुआ, मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, अगर पुराना फर्नीचर कोई बेचा है कैश में, तो ये रियल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स हुई। नॉमिनल अकाउंट जो खर्चे और गेंस से रिलेटेड होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं, और उसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। इसका एग्जांपल है, कार्टेज पे किया 500 रुपये, जो कि हम सामान खरीदा था उसको लाने में खर्चा किया। रेंट ऑफ 2000 पेड फॉर गोडाउन, एक गोडाउन है छोटा सा जिसका किराया है वो दिया। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक से 10,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो ये सब मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे, आपको समझ आया होगा। मैंने अपना नंबर आपको व्हाट्सएप का बता दिया है। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे फ़ोन करके यहाँ पर मेरे से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए। मैं आप के लिए और भी वीडियो अकाउंट्स पर लेके आऊँगा। धन्यवाद।